खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 22 अक्टूबर को 11:36 पर सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। उसके बाद 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। साथ ही 23 अक्टूबर को ही 12:30 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और अंत में 25 नवंबर को 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हकदारियों को और थोकों के अधिकारियों को पगड़ी भेंट कर सम्मानित किया है। उन्होंने बताया है कि मानसून आपदा के बावजूद अब तक 30,22,777 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के दर्शन किए, जो कि एक गर्व का विषय है। देखिए, आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने की तिथि यहाँ पर तय की जाती है, जो कि हमारी यहाँ की परंपराएं हैं। और लंबे समय से जो है कि ये जो हमारी परंपराएं हैं उनको निर्वहन करते हुए आज यहाँ पर जो सभा मंडप में जो है कि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूज्य रावल जी, हमारे धर्माधिकारी और सभी यहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, सभी हमारे तीर्थ पुरोहित समाज, सभी हमारे डिमरी समाज, सभी हमारे थोक, जो तीनों थोक हैं, जो भी विद्युत जन, सारे विद्युत जनों की उपस्थिति में पंचांग को देखकर जो है कि तिथि तय की गई है, जिसमें कि वो तिथि निकली है 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर जो है भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होंगे। और भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट बंद होने हैं वो 23 अक्टूबर को जो है कि भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद होंगे और 18 नवंबर को जो है कि भगवान मन्मेश्वर जी के कपाट बंद होने हैं और 6 नवंबर को भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने हैं। और बद्रीनाथ जी का जो कपाट बंद होने की तिथि में लगभग अभी 1 माह का समय, जैसे कि आप सब लोग विदित हैं कि काफ़ी इस बार मानसून में बहुत सारे अधिक बारिश होने के कारण भूस्खलन रहा, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड बर्स्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफ़ी बाधित हुई। लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन, सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई हैं। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, क्योंकि ये धाम भारत ही नहीं, पूरे देश और दुनिया का, यहाँ पर पूरे देश से, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये शुभ अवसर आप सबके पास है। 25 तारीख तक का हमारे पास लगभग 1 माह का समय यहाँ पर है। आप सब लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लोग आइए यहाँ पर सपरिवार, भगवान बद्रीनारायण जी का आशीर्वाद। चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख ऐलान हो चुकी है। उत्तराखंड में क्या कुछ इसको लेकर है, शिव नारायण हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। शिव, तारीखों का ऐलान हो चुका है और क्या कुछ कहा जा रहा है वहां के प्रशासन की तरफ से? इस बार की यात्रा कैसी रही? क्या कुछ तैयारियां पिछले साल से अलग थी? ओवरऑल कैसा रहा इस बार? देखिए, बताना चाहूँगा जिस तरीके से चारधाम यात्रा इस बार जो रही है वो तैयारियां पूरी की गई, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ का मौसम है, मौसम ने साथ नहीं दिया। शुरू में देखा गया कि किस तरीके से हेली है जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई थी, फिर आपदा आई थी, बीच बीच में कई बार जो यात्रा को रोकना पड़ा था, दोबारा फिर उसको इंतजाम करके सुचारू रूप से उसको चालू कराया गया था। कई ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, लेकिन जो यात्रा इस बार रही वो कुल मिला के सही कहा जाएगा, क्योंकि जब प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ या पूरी तैयारियों के साथ यात्रा को शुरू कराता है, तो ऐसे में जो तैयारी होते हैं उनकी पूरी तैयारी होती है। लेकिन ये आपदा ग्रसित क्षेत्र है या ये स्टेट है, तो ऐसे में ये आपदा किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां रहती हैं और वो चाहता भी है ज्यादा से ज्यादा यात्री आए और अपना यात्रा का लाभ उठाएं, मंदिरों में दर्शन करें, तो उनकी पूरी तैयारी रहती है। जी शिव, इसी के साथ ये चारों धामों के कपाट जो है वो बंद होने वाले हैं जल्द ही, और उन अंतिम दिनों में क्या कुछ मुख्य रहेगा, कार्यक्रम रहेंगे या फिर पूजा अर्चना रहेगी? देखिए, धामों के कपाट बंद करने से पहले सभी धामों की पूजा की जाती है और एक समय निकाला जाता है जो शुभ समय होता है, उसी समय को लेकर के ये कपाट बंद किए जाते हैं और जो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और फिर जब दोबारा इनको फिर
अगले तिथि निकलती है दोबारा फिर चालू कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद ही इनके कपाट बंद होते हैं। चारों धामों के अलग अलग समय में, अलग अलग तारीखों में, अलग अलग समय में निर्धारित कर करके शुभ समय निकाल करके इनके कपाट बंद होते हैं। जी ठीक है शिव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि चारों धामों के कपाट जल्द ही बंद होने वाले हैं। 22 की अगर बात करें तो 22 की तारीख रखी गई थी और 22 अक्टूबर को आपको बता दें कि पहला कपाट बंद होगा और उसके बाद एक एक करके सभी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 का गोलीकांड उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसने हर उत्तराखंडी की रूह को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद स्थल का रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, संग्रहालय को भव्य बनाया जाएगा और बस स्टॉपेज व कैंटीन की व्यवस्था वहां उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश लखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कैसिव जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्ण गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई, सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनात्मक दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था,
गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहाँ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए, सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपए मासिक पेंशन भी आज दी जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों की पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है और सेवायोजित ही नहीं किया है बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के चक्राता रोड स्थित खादी ग्राम उद्योग भवन से सामान खरीदा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान और महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे त्योहारों पर अधिक से अधिक खादी और स्थानीय उत्पाद अपनाएं ताकि कारीगरों व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड खादी और स्वदेशी उत्पादों का बड़ा केंद्र बनेगा। वहीं उत्तराखंड में दशहरा पर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन का मुख्य आयोजन हुआ। यहां पर 121 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था। हरिद्वार और देहरादून में रावण दहन से पहले ही बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश हल्की होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी परेड मैदान पहुंचे। पहले लंका दहन किया गया और उसके बाद रावण दहन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विजयदशमी पर्व पर भगवान इंद्र भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच आ गए हैं। बुराई के रूप में, अन्याय के रूप में, अहंकार के रूप में और हर साल रावण जलाया जाता है। हम सभी को श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक परेशानियां झेली लेकिन अपने मार्ग से नहीं भटके। उनका जीवन सिखाता है कि अपने मन में करुणा, प्रेम भाव रखना चाहिए। वहीं विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित हिंदू नेशनल स्कूल में वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव और रावण दहन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आयोजन के प्रणेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को साधुवाद देते हुए कहा कि इस आयोजन ने सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का अद्भुत उदाहरण है और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
वहीं देश भर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। नैनीताल के डीएसए मैदान में करीब 30,000 लोग विजयदशमी के अवसर पर जुटे हुए और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। इसके बाद राम रावण युद्ध का मंचन किया गया और मेघनाथ कुंभकर्ण का और रावण का पुतलों का दहन किया गया। राम सेवक सभा द्वारा भव्य आतिशबाजी से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने समाज से नशा मुक्त बनने का संकल्प लेने की अपील की। वहीं राम सेवक कमेटी के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने कहा कि रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कुमाऊं भर में जो रामलीला का ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, बहुत रिच है, बहुत स्ट्रांग है, हम सबकी सामूहिक धरोहर है, एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का भी एक प्रतीक है। और आज जो रावण के ऊपर विजय हुई है फिर प्रतीकात्मक है। हमारे आसपास कई बुराइयां हैं, उनसे भी हमारी विजय होनी चाहिए। आज की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी बुराई हमारे समाज में जो लगातार फैल रही है, जिससे हम सबको मिलजुल के लड़ना है, वो नशे की बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। और ड्रग्स को लेके एक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, इस सब में मैं समझता हूँ अकेले पुलिस या प्रशासन इसको नहीं कर पाएगा। हमारे स्टूडेंट्स, एनजीओज, सारे के सारे हमारे पब्लिक के स्टेक होल्डर्स सामूहिक रूप से इस बुराई के खिलाफ लड़ें और उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। देखिए 1918 से जो है राम सेवक सभा रामलीला भी करती है, दशहरा भी करती है। जो आज आप देख रहे हैं इतना भव्य रूप से जो आयोजन हुआ है, इसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और राम सेवक सभा के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें जो है पूरे तन मन से इसमें पूरा अपना काम किया। आज जो देख रहे हैं जो नैनीताल की जनता उमड़ के आई है और इन सबको जो है इन सबके सहयोग से देहरादून में सीपीएल समूह के नए प्रोजेक्ट सीपीएल टावर्स का उद्घाटन मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया। इस अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग के चीफ समीर सिन्हा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु, सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर. राजेश कुमार, रंजीत सिन्हा और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने फीता काटकर टावर का उद्घाटन किया और एक्साना समूह को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देहरादून के आईटी पार्क में यह आधुनिक वर्किंग स्पेस उत्तराखंड में व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इनके ग्रुप को और श्री लल्लन सिंह और इनकी पूरी टीम को आज बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी, मॉडर्न वर्किंग स्पेस इस देहरादून के प्रतिष्ठित आईटी पार्क में क्रिएट किया है, जो हमारे प्रदेश में रोजगार को और व्यवसाय को बढ़ावा देगा। और आज विजयदशमी भी है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और जिस उद्यम से और लगन से, मेहनत से, निष्ठा से इन लोगों ने बनाया है, तो ये केवल एक व्यवसाय के रूप में ही नहीं, ये एक नवयुवकों के लिए एक मार्गदर्शक भी हैं और इन्होंने एक वे भी दिखाया, रास्ता भी दिखाया है कि कैसे काम किया जाता है। अगर लगन हो तो अपनी जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, कैसे आदमी अचीव कर सकता है। और व्यवसाय के साथ साथ केवल ये अपने सामाजिक कार्यों में, सोशल एरियाज में भी काफ़ी इंगेज रहते हैं। तो ये भी एक सीखने की बात है कि लोग कहते हैं कि हम व्यवसाय कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, समय नहीं रहता, लेकिन अपने बिजनेस और अपने प्रोफेशन के अलावा लोगों को सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य करना चाहिए। ये सीखने की बात है इनसे। इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छा वर्किंग स्पेस जो मॉडर्न तकनीकों के साथ है और एक फैसिलिटी इन्होंने दिया है यहाँ। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि रोजगार सृजन के दृष्टिगत जो सीपीएल टावर्स ने ये बीड़ा उठाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और निश्चित तौर पे जो शेयर्ड वर्किंग स्पेसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूरी तौर पे उसको बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार सृजन भी होगा और जो स्किल लेबर है, जो स्किल हमारी वर्क फोर्स है, उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा कि उनके लिए भी यहाँ पे इस टाइप के
वर्किंग स्पेसेस हैं। मैं CPL टावर्स के जो संस्थापक हैं ललन सिंह जी को उनको जो है पूर्ण रूप से बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील अंतर्गत देवनाई गांव के मिठाई कारोबारी कुंदन सिंह ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। फेसबुक पर सस्ते ड्राई फूड के विज्ञापन में फंसकर उन्होंने कमेंट किया, जिसके बाद साइबर ठगों ने उनका नंबर हैक कर लिया और खाते से 1,60,000 रुपए उड़ा लिए। साधारण परिवार से जुड़े कुंदन सिंह ने कहा कि उनकी मेहनत की पूरी जमा पूंजी लुट गई है। मामले में सीईओ बागेश्वर अजय शाह ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। पीड़ित ने सभी को ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है। एक फेसबुक पे मेरा ऐड आया था, मैंने उसमें थोड़ा सा कमेंट कर दिया, इसके लिए मैं ठगी का शिकार हो गया। पहले तो उसने 12,000 रुपये मांगे, 12,000 रुपये मैंने डाल दिए। 12,000 रुपये डालने के बाद उसने मेरे अकाउंट सीज कर दिया और अकाउंट हैक करके अपना एक कोड से मेरा नंबर ले गया। मेरा अकाउंट हैक करके उसमें से जितने भी पैसे पड़े थे 1,46,47,000 रुपये उसने सारे निकाल लिए। मैंने कार्रवाई करी, मैंने थाने में साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखाई, अपने यहाँ थाना बैजनाथ में रिपोर्ट लिखाई, सीओ के पास गया। अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 6 तारीख को घटना घट गई थी। उसने कहा ड्राई फ्रूट के उसमें थोड़ा रेट डाउन था, उसमें मैंने कहा देख लेता हूँ, थोड़ा सा देखा तो ऐसा हो गया है। देखिए, देवनाई क्षेत्र गरुड़ में एक कुंदन सिंह सन ऑफ भोपाल सिंह जो कि दुकानदार हैं, उनके द्वारा दिनांक 10 सितंबर को थाना बैजनाथ में लिखित तहरीर दी गई, जिनके द्वारा उन्होंने उसमें अवगत कराया गया कि उनके द्वारा किसी ऑनलाइन फ्रॉडिंग में उनके द्वारा ड्राई फ्रूट मंगाए गए थे, जिसमें उनके द्वारा 1,34,000 रुपया भेजे गए थे, जिसमें उनको बाद में पता चला है कि ये फ्रॉड हुआ है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा थाने बैजनाथ में 20/25 अंडर सेक्शन 318(4) PNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम शीघ्र ही अभियुक्त का पता लगा लेंगे तथा अग्रिम कार्रवाई। मसूरी में देर रात को देहरादून की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पानी वाले बैंड के पास लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर तत्काल दून अस्पताल देहरादून भेजा गया। पुलिस के अनुसार सभी यात्री मसूरी से एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस और राहत दल ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर अचानक खाई में गिर गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घटना की सूचना सभी घायलों के परिजनों को दे दी गई है। देहरादून शहर में राज्य की पहली स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और परेड ग्राउंड व कोरोनेशन अस्पताल में इसका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इन पार्किंग का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे, जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। परेड ग्राउंड में 96, तिब्बत मार्केट में 132 और कोरोनेशन चिकित्सालय में 18 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग विकसित की गई है। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।